हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आरओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोग की। इसी क्रम में आज का वीडियो की बात करेंगे। आज के वीडियो में कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड, ये तीसरा वीडियो हमारा कृषि और पशुपालन से रिलेटेड और लास्ट वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम लोग। तो पहला जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो है कि भारत के जो प्रमुख कृषि संस्थान हैं उसकी बात करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पर है। वह है कानपुर में, भारतीय चीनी संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यह कहाँ है? गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो यार ये सारे जो संस्थान अभी हमने बात की है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लिए क्या ये स्पेशल हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह वाराणसी में स्थित है। तो ये सारे हमारे कहाँ से हो गए? अपने यूपी के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? वह फिलीपींस मनीला में स्थित है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है? यह है शिमला में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कजरी नाम से भी जानते हैं, CAZRI। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात राज्य में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म यह कहाँ पर? हिसार में है, भेड़। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यह कहाँ पर है? भोपाल में है। तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स में हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यह मैसूर में है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल रिसर्च फॉर मीट यह इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस यह कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? यह है गाजियाबाद में, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट यह कहाँ? यह हैदराबाद में संस्थान है, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है, ये तो झांसी में है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पशुपालन और दुग्ध उद्योग। तो विश्व में भारत पशु जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। पशु में बात करें तो गाय बैल में दूसरा और भैंस में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो भारत का जो पशु जनसंख्या में प्रथम स्थान है, पशु गाय बैल में दूसरा, गाय बैल में दूसरे स्थान पर है और भैंस में प्रथम स्थान पर है। भैंस की संख्या में प्रथम स्थान पर है और गाय बैल के संख्या में सेकंड स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वह है 375 ग्राम प्रतिदिन, 375 ग्राम प्रतिदिन। और सबसे ज़्यादा दूध की जो उपलब्धता है व्यक्तियों के लिए वह है पंजाब में, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 359 ग्राम प्रतिदिन है। यानी कि जो भारत की जो औसत प्रतिदिन का 375 ग्राम प्रतिदिन है प्रति व्यक्ति, वह उत्तर प्रदेश में क्या है? भारत के औसत से क्या है? ज़्यादा है, सॉरी कम है, 59 ही है। स्टॉक फार्मिंग, स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। ओके, तो
पशुओं के प्रजनन को क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग। और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है? एक दिन में 359 ग्राम। गैस रिलेटेड फैक्ट की बात करें, क्योंकि प्रजातियों को मिलाने के लिए आती है, कौन सी उसकी प्रजातियां हैं। गाय भारत के सिर्फ पशुधन नहीं बल्कि आस्था का विषय, ये तो सबको पता है, गौ माता कहते हैं। विदेशी गायों का दूध उत्पादक भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है। ठीक है, इसमें वसा रहित ठोस पदार्थों की कमी होती है, यानी कि फैट इसमें कम पाए जाते हैं। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होते हैं। भारतीय नस्लों की गायों में दूध यूरोपीय गायों की तुलना में क्या है? श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब भारतीय नस्लों की जो गायों का दूध है यूरोपीय गायों के दूध का है, उसकी तुलना में क्या है? ज़्यादा पोषक है भारतीय गायों का दूध। तो कुछ भारतीय गायों के नस्ल की बात करें, नस्लें मिलाने के लिए आते हैं एग्जाम में। साहिवाल, हरियाणा नागौरी, लाल सिंधी, गिर देवनी, थार पारकर, ये राजस्थान में पाई जाती है। कांकरेज, गंगा तीरी, मालवी मध्य भारत में मिलती है। खिल्लारी महाराष्ट्र में है। हल्लीकर दक्षिण भारत की गाय की प्रजातियां हैं। तो ये सब गाय की प्रजातियां एक बार फिर से सुन लेते हैं लोग। साहिवाल, हरियाणा नागौरी, लाल सिंधी, गिर देवनी, थार पारकर, कांकरेज, गंगा तीरी, मालवी, खिल्लारी और हल्लीकर। तीस स्लाइड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गाय की नस्लें हैं, इनको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, कुछ गाय की विदेशी नस्लों की बात करते हैं। फ्रीजियन गाय लोग कहते रहते हैं, फ्रीजियन यानी कि होलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयर सायर, जर्सी सबको पता होगा, रेड डेन, हियरफोर्ड, एवरडीन। ठीक है, ये क्या है? गायों की नस्लें हैं जो क्या है? फॉरेन की हैं, विदेशी नस्लें हैं। ओके, हेलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयर सायर, जर्सी, रेड डेन, हियरफोर्ड और इवरडीन। विदेशी गाय गरनसी के दूध में वसा की मात्रा 5% और उससे ज़्यादा तक मापी गई है। तो याद रखेंगे, गरनसी क्या है? विदेशी गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि विदेशी नस्ल की गायों में भारतीय जलवायु के लिए जो संकर प्रजाति है जरसिंध, जो जर्सी और सिंधी के क्रॉस से बनी है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जर्सी फॉरेन की गाय है और सिंध भारत की। तो इसकी जो संकर प्रजाति इन दोनों के मेल से जो गाय बनी है जरसिंध, वह क्या है? भारतीय जलवायु में सबसे उपयुक्त गाय मानी जाती है। नेक्स्ट भैंस से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। भारतीय भैंस को जल भैंस और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। भारतीय भैंस की नस्ल की बात करें तो जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, तराई, सुरती, नागपुरी, मेहसाना, ये क्या है? भारतीय भैंस की नस्लें हैं। भदावरी से रिलेटेड ये मिलाने के लिए आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखेंगे जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, तराई, सुरती, नागपुरी और मेहसाना, ये भारतीय भैंस की नस्लें हैं। गरिमा, एनडीआरआई करनाल, जो भी हमने बात की ऊपर संस्थान की, करनाल में है। 2009 को भैंस की क्लोन बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम गरिमा रखा गया था। ठीक है, तो गरिमा भैंस की क्लोन है। महिमा, गरिमा 2 नामक क्लोन यानी गरिमा 2.0, ये भी भैंस की क्लोन है, इसका नाम महिमा रखा गया था। तो गरिमा और महिमा क्या है? भैंस की क्लोन है, क्लोन्स हैं। ठीक है, भारत ऐसा पहला देश है जहां क्लोन से तैयार भैंस ने बच्चा जन्मा है। ठीक है, क्लोन से तैयार प्राणी प्रायः बाज होते हैं। याद रखेंगे इस फैक्ट को, साइंस टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि क्लोन से तैयार प्राणी प्रायः क्या होते हैं? बांझ होते हैं। हिसार गौरव, क्लोन कटड़े का विकास केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने करवाया है। हिसार गौरव क्लोन कटड़ा है ये। तो ये सारे हो गए इसकी भैंस की प्रजातियां। क्लोन की बात की हमने, गरिमा, महिमा और हिसार गौरव।
बकरी की बात करें तो बकरी का जो दूध होता है उसमें वसा के कण छोटे होते हैं, इसलिए क्या होगा, अगर वसा के कण छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, तो जल्दी से क्या होगा, पच जाता है, सुपाच्य हो जाता है। तो बकरी के दूध में आयरन और पोटेशियम, ठीक है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए गांधी जी दूध पीते थे बकरी का। और बकरी के दूध की उपयोगिता किसमें है, डेंगू में भी काफ़ी उपयोगिता। आयरन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है बकरी के दूध में। आयरन की मात्रा इसके दूध में गाय की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा होती है, ये तो बहुत ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा होते हैं। इनके औषधीय गुणों के कारण बकरी का दूध अल्सर, अतिसार और टीबी के मरीजों के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। हालांकि इसमें डेंगू नहीं लिखा है, डेंगू भी क्या है, डेंगू में भी यूज होता है। तो अल्सर, अतिसार, टीबी, तो आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। और वसा के जो कण हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं, पशुपालन विभाग में हो सकता है आप आरओ बने तो उसमें सब जानकारी क्या है, जरूरी है। तो बकरी की प्रमुख भारतीय नस्लों की बात करते हैं हम। जमुना पारी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जमुना पारी, बरबरी, बीटल, अलवरी, ब्लैक बंगाल, पश्मीना, चैंगू और मालाबरी, ये क्या है, बकरे की प्रमुख भारतीय नस्लें हैं। विदेशी नस्लें भी हैं कुछ, जैसे सानेन, बोयर, अंगोरा, मराठी, दम अस्कस। तो ये हो गई बकरी की भारतीय और विदेशी नस्लें। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जमुनापारी, बर्बरीक नहीं, बर्बरीक से याद रखेंगे, बर्बरी, ठीक है, किसकी वह नस्ल है, बकरी की। बीटल, अलवरी, अलवर राजस्थान में है अलवरी, ब्लैक बंगाल, पश्मीना, चैंगू और मालाबारी। बहराम जी मालाबारी नहीं है, ये बकरी की प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है बकरी विदेशी में क्या है, सानेन, बोयर, अंगोरा, मराठी, दम स्कस। कुछ और प्रजातियां हैं बकरी की, जैसे गंजम भी क्या है, बकरी की एक प्रजाति है। उस्मानाबादी भी एक बकरी की प्रजाति है, उस्मानाबादी। मकराना भी क्या है, बकरी की ही एक प्रजाति है। इसमें सिरोही नहीं लिखा है, सिरोही भी बकरी की एक प्रजाति है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इनके अलावा और कौन सा बात की हमने बकरी की प्रजाति की, गंजम, उस्मानाबादी, मकराना और सिरोही, बाकी तो इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसी और पशु की। पश्मीना बकरी की बात करते हैं। यह एक प्रजाति है जो कश्मीर में पाई जाती है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो पश्मीना बकरी कश्मीर में पाई जाती है, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। और जबकि जो अंगोरा नामक ऊन पाया जाता है वह खरगोश से पाया जाता है, अंगोरा नामक खून, इसको याद रखेंगे, अंगोरा नामक ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अब भेड़ की बात करते हैं। भेड़ का सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, लोही, ठीक है, याद रखेंगे, लोही। तो दूध की बात हो गई कि भेड़ के सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है लोही। और भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है यानी मेरिनो, जो कहाँ पाई जाती है, स्पेन में पाई जाती है, मेरिनो। तो मेरिनो स्पेन में पाई जाती है, सर्वाधिक ऊन होता है इसके शरीर पर, ठीक है, ऊन यानी उसके बाल जो होते हैं, बालों से ढक जाती है पूरी। सबसे लंबाई में ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है लिसिस्टर। कौन सी है, लिसिस्टर। कालीन ऊन वाली नस्लें हैं, कालीन ऊन वाली नस्लें कौन कौन सी हैं, बीकानेरी, चोकला, दानपुरी, मालपुरी, मारवाड़ी, आगरा। तो ये सारी नस्लें हैं जो कालीन ऊन मिलता है इनसे। तो याद फिर से सुन लेते हैं एक बार हम लोग। बीकानेरी, चोकला, दानापुरी, मालपुरी,
मालपुआ होता है खाने वाला। अच्छा, मारवाड़ी और आगरा, ठीक है, ये सारी नस्लें हो गई। सहतूस की बात करें, सहतूस एक गर्म ऊनी शाल है, ठीक है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चारू के बालों से तैयार होता है। और चारू क्या है? चारू भेड़ है, मूल निवासी है कहाँ का? तिब्बत का। चारू नहीं, चुरू, ठीक है। टीलोप अथवा चुरू के बालों से तैयार होता है सहतूस गर्म ऊनी शॉल। और यह चुरू क्या है? तिब्बत का निवासी है, भेड़ है, एक भेड़ है, तिब्बत में ही पाया जाता है। नूरी भी क्या है? भेड़ का क्लोन है ये, पश्मीना भेड़ का क्लोन है। पश्मीना भेड़ का क्लोन कौन सा है? नूरी। याद रखेंगे क्लोन का नाम भी। ये बात होगी हमारी भेड़ से। मुर्गी और अंडों की बात कर लेते हैं। अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए जिम करने वाले लोग ज़्यादा अंडा खाते हैं। मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है, जो ऊपर व्हाइट कलर का जिससे ढका होता है अंदर का मटेरियल, जो मुर्गी के अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, ठीक है। यह एक मुर्गी प्रति वर्ष औसतन 200 अंडे देती है, ठीक है, 200 अंडे एक साल में। ओके। मछली, देश में सर्वाधिक मात्रा में मछली उत्पादित होती है, उस मछली का नाम है कतला। कौन सी मछली है? तो कतला क्या है? एक मछली है। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली है रोहू। ओके, मछली तो कभी खाए नहीं। समुद्री मछली उत्पादक शीर्ष राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश। ओके, तो मछली उत्पादक जो शीर्ष राज्य हैं वह कौन से हैं? गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये तो गुजरात और आंध्र प्रदेश ये समुद्र वाले होंगे, तटीय मछली। लेकिन अंतर्देशीय मछली उत्पादन की बात करें, अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर जो तालाब हैं, झीलें हैं, उसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अंतर्देशीय सागरीय मछली उत्पादक यानी कि भारत के अंदर की बात कर रहे हैं हम। नदियों में, झीलों में, और भी लोग गड्ढे खोदकर खेतों में मछली पालन करते हैं। तो उसमें जो है पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ओके, अंतर्देशीय में आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। अगर ओवरऑल बात करें कुल मछली उत्पादक शीर्ष राज्य, तो वह आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो कुल मछली उत्पादक शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। गुजरात की जो बात की थी हमने, वो क्या होंगे? तटीय राज्यों में होंगे, समुद्र वाले। नेक्स्ट रेशम की बात करते हैं। रेशम की खेती सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुई। ओके, याद रखेंगे। भारत रेशम की सभी जो 5 ज्ञात वाणिज्य किस्में हैं उसका उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। साइज के हिसाब से हैं, शहतूश हुआ, इरी हुआ। तो रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है, कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है, और यह कीट के पूपा अवस्था में बनता है, कीट के पूपा अवस्था में बनता है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ कहाँ होता है? भारत में होता है। असम मूंगा रेशम का क्या है? शीर्ष उत्पादक राज्य है। ओके, असम शीर्ष उत्पादक राज्य है। रेशम कीट के कोया से प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता राष्ट्र कौन सा है? पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। ओके, याद रखेंगे इस फैक्ट को। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन संबंधी आंकड़ों की बात करते हैं। 21-22 के अनुसार उत्पाद और उत्पादन में शीर्ष स्थान सहतूत रेशम में कर्नाटक पहले नंबर और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर बंगाल। तसर रेशम झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। इरी रेशम असम में, फिर मेघालय, फिर नागालैंड। मूंगा रेशम की बात की अभी हमने ऊपर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश।
रेशम यानी कि समग्र की बात कर रहा है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर असम। तो ओवरऑल रेशम के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर असम है। तो एक बार फिर देख लेते हैं लोग। सहतूत में कर्नाटक है, टसर में झारखंड है और इरी रेशम में असम, मूंगा में असम। ओके, इरी और मूंगा में असम है, टसर झारखंड है और सहतूत कर्नाटक। और ओवरऑल कर्नाटक दूसरे प्रांत पर से, तीसरे पर असम, यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में बात चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधि। पशुओं की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? जो सींग में छल्ले होते हैं उनको गिनकर गाय और भैंस की, बड़े छल्ले गिनकर क्या कहता है, उनकी आयु ज्ञात की जाती है। वर्ष की उम्र के बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला पड़ता है उसमें, इस ऐसे ही गिना जाता है। दांतों की अवस्था देखकर अस्थायी और अस्थायी दांतों के माध्यम से पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है। तो एक तो सींग का छल्ला जो बनते हैं प्रतिवर्ष, और दांतों की अस्थायी और अस्थायी माध्यम से पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। ये दो विधियां हैं पशुओं की आयु ज्ञात करने की। पशुओं से संबंधित जो संस्थान की बात करते हैं हम, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ऊपर भी बात की थी हमने, हिसार हरियाणा में है। भेड़ प्रजनन हिसार हरियाणा यानी हरियाणा में है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। मखदूम में मथुरा में जगह मखदूम, वहां उत्तर प्रदेश में है। और ऊंट अनुसंधान संस्थान, जाहिर सी बात है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान कहाँ मिलता है? राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, यह हैदराबाद में है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी में स्थित है। इसके अलावा हमने मत्स्य में बात की थी मछली की, तो मछली का भी एक अनुसंधान है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान ये कहां पर है? कोच्चि में है, केरल। ओके, कोच्चि केरल, याद रखेंगे। तो ये बातें हो गई हमारी पशुओं से संबंधित विभिन्न संस्थानों की। ओके, तो भैंस भेड़ का संस्थान हिसार में है। भेड़ एवं ऊन का अंबिकानगर राजस्थान में है। बकरी मथुरा में है। ऊंट बीकानेर में है। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में है। और वेटनरी इज्जतनगर में है। और केंद्रीय मत्स्यिकी वाली जो बात की हमने, वो कहाँ? कोच्चि केरल में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लाख, भारत विश्व का 80% लाख उत्पन्न करता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम, ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। तो याद रखेंगे, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन में प्रमुख केंद्र है। तो हम मेनली ये मिर्जापुर याद रखेंगे, यूपी से रिलेटेड फैक्ट है, यूपी स्पेशल और वो देने जाए तो मिर्जापुर याद रखेंगे, लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। शीर्ष लाख उत्पादक राज्य की बात करें तो जाहिर सी बात है झारखंड, जहां का क्या है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है झारखंड। फिर उसके बगल में नीचे छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये बात होगी हमारी लाख से। नेक्स्ट बात करते हैं दुग्ध उद्योग। दुग्ध क्या? एक कोलायड पदार्थ है और सफेद रंग इसका होता है केसीन के कारण। दुग्ध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है, कोलायड पदार्थ है। घी अथवा दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। घी अथवा दूध का जो पीला रंग होगा वो कैरोटीन के कारण होगा, और दूध का जो सफेद रंग होगा वह केसीन के कारण होता है। देसी घी में जो महक होती है वह महक किस पदार्थ की होती है? डाई एसिटिल की। डाई एसिटिल, याद रखेंगे। इसमें पाए जाने वाली मिठास जो होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। दूध के श्रवण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन
हार्मोन। श्रवण यानी जो दूध निकाला जाता है पशुओं में इंजेक्शन लगाकर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक तो प्राकृतिक रूप से उसके उनके अंदर पाया जाएगा, और एक कृत्रिम रूप से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा ज़्यादा दूध निकालने के लिए पशुपालकों द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि क्या हानिकारक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दुग्ध परिरक्षक की बात करें, प्रिजर्वेटिव की बात करें, तो वह है बेंजोएट अम्ल। बेंजोएट अम्ल। लाइपेज, एमाइलेज और लैक्टेज दुग्ध में एंजाइम पाए जाते हैं। तो दुग्ध में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे सकता है, एक नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। तो कौन कौन से हैं? लाइपेज, एमाइलाइज और लैक्टेज। लैक्टेज दूध में जो बैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, उसी के कारण दूध खराब होता है। ठीक है, तो दूध कब खराब होगा? जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें उत्पन्न होंगे। लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टो याद रखेंगे, दूध में लैक्टोस के कारण मिठास, लैक्टेज के कारण लैक्टेम एंजाइम, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का दूध का खराब होना। प्रोटीन भी पाया जाता है, 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, अभी हमने बात की ऊपर। कैसीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। कैसीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। ओके, तो ये बात हो गई हमारे दूध से रिलेटेड। आगे में दूध से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं हम लोग। पास्चुराइजेशन क्रिया है। पास्चुराइजेशन क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम एवं समय तक दूध को गर्म करने की प्रक्रिया, जिसके दूध के गुण को क्या हो, ह्रास न हो, उसके गुण में कमी ना आए और जीवाणु नष्ट ना हो जाएं, और दूध के जीवाणु नष्ट ना हो जाएं, पास्चुराइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 71 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकेंड तक रखा जाता है। कितने सेकेंड तक? 15 सेकेंड तक। फिर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है, फिर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। जो पैकेट का दूध देखते हैं हम लोग, तो 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पे इसको गर्म करेंगे 15 सेकेंड, और 5 डिग्री पर तुरंत ठंडा कर लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट है कि पशुपालन एवं डेयरी संबंधी उत्पादन एवं शीर्ष राज्य की बात करें, तो दूध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। तो अगल बगल के प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अंडा में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, नीचे के सारे राज्य हैं दक्षिण भारत के। मांस में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ऊन में राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, फिर तेलंगाना है। ओके, तो दूध और मांस में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, अंडा में आंध्र प्रदेश है, और ऊन में राजस्थान है। तो ये तो बात होगी हमारी पास्चुराइजेशन और शीर्ष उत्पादन राज्यों की। नेक्स्ट स्लाइड में देख, उर्वरक। रासायनिक विधि से कारखानों में तैयार किए गए पदार्थ जो कि 1, 2 या 3 पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा में मिलाया जाता है, उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। परिभाषा लिखा हुआ है। इन्हें कृत्रिम खाद भी कहते हैं। भारत विश्व में तीसरे नंबर का उर्वरक उत्पादक देश है। ठीक है, इसके बावजूद भारत उर्वरकों का क्या करता है? आत्मनिर्भर देश नहीं है। पोटास के उर्वरकों के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ओके, तो पोटास जो उर्वरक है वह भारत द्वारा आयात किया जाता है। धान्य फसलों के लिए जो अनुपात है एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, वह क्या है? 4-2-1। और दलहनी फसलों में एनपीके का 1-2-2, 1:2:2, इस अनुपात में डालेंगे 1:2:2। तो एनपीके धान्य फसलों में 421 याद कर लीजिए। एनपीके दलहनी फसलों में 122। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी क्या कार्य हैं। एनपीके के पोषक तत्वों के पौधों में कार्य क्या है? नाइट्रोजन क्या है?
वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन, नाइट्रोजन। फास्फोरस, जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाना, यह काम किसका है? फास्फोरस का है। जड़ों का विकास करना, ऊर्जा उन्हें देना, एनर्जी देना, और शीघ्र फलों को पकाने का काम फास्फोरस। पोटेशियम, उच्च गुणवत्ता बनाए रखना फलों का, पानी का उचित अवशोषण करना। ओके, ये 3 मेनली काम हैं एनपीके के। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत में पांडिचेरी प्रथम स्थान पर है। पांडिचेरी प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर जो खपत है उर्वरकों की, और पांडिचेरी में सबसे ज्यादा है। अगर कुल खपत की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। राज्यों में बात करें तो सबसे ज्यादा कुल उर्वरक जो खपत की जाती है वो उत्तर प्रदेश द्वारा, दूसरे में महाराष्ट्र द्वारा। और प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उर्वरक का जो खपत होती है, डाला जाता है पांडिचेरी में। नेक्स्ट, हरी खाद क्या होती है? नाम ही इसका हरा है। पत्तीदार फसलों से प्राप्त की जाती है जिनकी वृद्धि तेजी से होती है, फिर उन्हें जोत कर मिट्टी में दबा दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? मृदा में यह फसलें सूक्ष्म जीवों द्वारा विचलित कर दी जाती हैं। तत्पश्चात यह मृदा में विमल तथा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करता है। उदाहरण क्या है हरी खाद के? सनई, उड़द, मूंग, लोबिया, सैंची, ढैंचा और ग्वार, ये क्या है? हरी खाद है। तो याद रखेंगे, सनई, उड़द, मूंग, लोबिया, गवार नहीं ग्वार, ढैंचा और सैजी। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? लोबिया में, फिर सनई में। ओके, तो लोबिया और सनई में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये बात हो गई हमारी एनपीके और हरी खाद से रिलेटेड। कुछ जैव उर्वरकों की बात कर लेते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों से समृद्ध होते हैं। ठीक है, जैव नाम ही है इनका, जीव होते हैं। बीज, मिट्टी या जीवित पौधों पर इनका छिड़काव किए जाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या होती है? वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीवों में ये समृद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के कवक, मूल, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मेजबान पौधे के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद या सहजीवी संबंध बनाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मिट्टी में होती है। तो कुछ जैव उर्वरक हैं जैसे नील हरित शैवाल, अजोला, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम। ठीक है, तो जैव उर्वरक कौन कौन से? नील हरित शैवाल, अजोला, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम। अब आगे देखेंगे इनका यूज हम। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया वाले पौधे होते हैं। साइनोबैक्टीरिया वाले एक कोष की जीवाणु हैं, और यह धान की फसल में क्या है? धान की फसल में नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने का कार्य नील हरित शैवाल करते हैं। नील हरित शैवाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्टस द्वारा किया जाता है। ठीक है, हेटेरोसिस्टस द्वारा। तो मेनली काम क्या? नील हरित शैवाल का धान की खेती में यूज होता है, और यह नाइट्रोजन का भूमि में स्थापित करता है, स्थिरीकरण करता है। किस कोशिका के? हेटेरोसिस्टस द्वारा। नेक्स्ट है अजोला। यह भी धान की फसल में एक जैव उर्वरक है। धान की फसल के लिए ठंडे पानी में उगने वाला यह घास का एक पौधा है। अजोला क्या है? ठंडे पानी में उगने वाला घास का पौधा होता है जो अत्यधिक उत्पादक जैव उर्वरक है। तो एजोला और नील हरित शैवाल धान में। एजोस्पिरिलम सूर्यमुखी तथा बाजरा की फसलों में अत्यधिक इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? सूर्यमुखी एवं बाजरा में। राइजोबियम ये दलहनी फसलों के लिए है। दलहनी फसलों की जो जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है यह राइजोबियम। तो ये बातें होगी मैंने हमारी जैव उर्वरकों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या नोट है भाई? जुलाई 2019 में
केरल का जो कोझिकोड है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, कि शोधकर्ताओं ने किसानों के लिए एक बायो कैप्सूल विकसित किया है। ओके, बायो कैप्सूल ऐसे बक्स उपस्थित हैं जो भविष्य में किसानों द्वारा खेत में बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में क्या होंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, तो बायो कैप्सूल बक्स के रूप में किसने खोज की है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल द्वारा। तो याद रखेंगे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोझिकोड केरल। भूमि सुधारक, वे सभी पदार्थ जो भूमि में मौजूद पोषक तत्वों की कमी दूर करके भूमि की दशा सुधारते हैं, उन्हें मृदा सुधारक कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं। अम्लीय भूमि में चूना पत्थर और बिना बुझे हुए चूने का यूज किया जाता है अम्लीय मृदा को में उसकी उर्वरता सुधारने के लिए। तो अम्लीय मृदा में क्या यूज किया जाता है, डाला जाता है चूना पत्थर और बिना बुझा चूना। क्षारीय या ऊसर मृदा में जिप्सम और पायराइट, जिप्सम और पायराइट। तेजाबी मृदा में कैल्शियम सुपर सल्फेट। तो याद रखेंगे चूना पत्थर और बिना बुझा चूना अम्लीय भूमि में यूज होता है फसल उगाने की क्षमता वृद्धि करने के लिए। क्षारीय या ऊसर मृदा में जिप्सम पायराइट का यूज होता है और कैल्शियम सुपर सल्फेट तेजाबी मृदा में यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ बीजों की बात कर लेते हैं, सीड्स की। अधिकांश बीज 20 से 30 सेंटीग्रेड पर क्या होंगे, अंकुरित होंगे। इतना टेम्परेचर इनको चाहिए ही चाहिए। और बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम या ब्रोमाइड परीक्षण किया जाता है। ओके, तो बीज की जीवन क्षमता कब तक है, जो बीज मार्केट्स में बिकते हैं उनकी जो जीवन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती होगी, कितने दिन तक यूज में लाए जा सकते हैं। तो उसका जो परीक्षण किया जाता है वो होता है टेट्राजोलियम या ब्रोमाइड परीक्षण। ओके, गेहूं के बीज में भंडारण हेतु नमी 10 से 12% होनी चाहिए। अगर आपको गेहूं के बीजों का भंडारण करना है तो 10 से 12% तक नमी उनके बीजों में होनी चाहिए। गोदाम में रखने से पूर्व बीज को 43 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान पर सुखाना चाहिए। ओके, अगर गोदाम में स्टोर करना है तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड उनको सुखाइए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स, एक संस्थान की वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बात करें राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गोल्डन राइस, यह धान की एक किस्म है। बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया इसमें, जो हमारे शरीर में पहुंचकर क्या करता है, विटामिन ए बनाता है। इस धान का विकास ज्यूरिख के साइंटिस्ट प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और जर्मनी के डॉक्टर पीटर वेयर ने संयुक्त रूप से किया था। तो गोल्डन राइस विकसित करने का श्रेय किसे है, ज्यूरिख के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और जर्मनी के हैं एक डॉक्टर पीटर वेयर। ओके, तो याद रखेंगे ये फैक्ट्स। कृषि विविध तथ्य, जैसे जीरो बजट खेती किसे कहते हैं, जीरो टीलेज प्रणाली क्या है। तो जीरो बजट खेती देख लेते हैं। जीरो बजट खेती या शून्य बजट खेती के तरीकों का एक क्या है, ग्रुप है, यानी कि समूह है, जिसमें कृषि के लिए शून्य ऋण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। कृषि के लिए शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। भारत में इस खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सुभाष पालेकर को है। किसको है, सुभाष पालेकर को। जीरो बजट खेती यानी कि ऋण नहीं लेना है, शून्य ऋण पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम क्या है, जीरो बजट खेती। जीरो टिलेज प्रणाली, कृषि की प्रणाली जीरो टिलेज प्रणाली क्या है,
फसल को काटने के बाद उसके जो अवशेष बनते हैं, बचते हैं, क्या किया जाता है, खेत में ही छोड़ दिया जाता है। इससे जहां उर्वरक की बचत होती है वहीं खेत को बार बार जोतने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो जीरो टिलेज प्रणाली यही है, और जीरो बजट प्रणाली की बात की हमने। और क्या फैक्ट्स हैं? हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी होगा, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि न्यूनतम मूल्य क्या है कि सरकार जो एक मूल्य तय करती है उस पर किसान क्या है, अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। कौन? सरकार करती है किसानों से। ओके, एक मूल्य तय किया जाता है मिनिमम, और उस मूल्य पर किसानों से सरकार अनाज की खरीदी करती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। ओके, मतलब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य अगर ज़्यादा गिर जाए तो क्या है, गवर्नमेंट ने जो एमएसपी निर्धारित किया उस पर खरीद लेगी। ठीक है, चाहे वो एमएसपी से कम हो मूल्य। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। कब करती है? फसल बोने से पहले करती है। इसको याद रखेंगे एमएसपी से रिलेटेड फैक्ट्स को। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला रबी फसल के लिए और दूसरा खरीफ फसल के लिए। रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। यहाँ देख लेते हैं कि खरीफ मौसम यानी कि जून जुलाई में जो फसलें बोई जाती हैं और अक्टूबर तक काटी जाती हैं, और रबी फसलें जो अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक काटी जाती हैं। जैसे कि खरीफ की फसलें मुख्यतः गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, बाजरा, मूंगफली। रबी में खरीफ में धान, ठीक है, खरीफ में धान होता है और बाजरा होता है, मूंगफली होती है, और रबी में गेहूं होता है। ठीक है, रबी में गेहूं, सरसों, चना, ये सब। आगे चलते हैं। कृषि लागत या मूल्य आयोग की बात करें, सीएससीपी की, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कब स्थापित किया गया? जनवरी 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। यानी कि कृषि सीएससीपी एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्थान है। इसके सलाह क्या है? सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। हो सकता है जो सलाह है उससे कम भी रख सकती है सरकार, उससे ज़्यादा भी रख सकती है। इस आयोग द्वारा कुल 24 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कृषि लागत मूल्य आयोग। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य गन्ने की जगह, गन्ने के अलावा 24 फसलों करता है। और गन्ने का मूल्य निर्धारण कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो गन्ने का छोड़कर बाकी सभी का सलाह कौन देता है, जारी किए जाते हैं? सीएससीपी द्वारा। और गन्ने का कौन जारी करता है? आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर लें, 1998-99 में लाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना। उद्देश्य क्या था कि जो जटिल बैंकिंग प्रणाली है और जो निजी साहूकार के चंगुल से किसानों को बचाया जाए। ओके, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है किसानों को। तो ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 में। इको मार्क, भारतीय मानक ब्यूरो ISI चिन्ह की भांति क्या है? पर्यावरण वन मंत्रालय ने 1992 में इको मार्क योजना प्रारंभ की। यह किसी ऐसे उत्पाद पर प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए हों। ठीक है, मिट्टी का मटका इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है। ओके, मिट्टी का मटका प्रतीक चिन्ह किसका क्या है? ये इको मार्क का मिट्टी का मटका जो बनते हैं वही उसका क्या प्रतीक चिन्ह है।
नाफेड की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, यह संस्था कृषि उत्पादों के विपणन की मार्केटिंग से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट, सिंचाई परियोजनाएं। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है। ओके। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की परियोजनाएं परिचालन में हैं या चलाई जा रही हैं। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर तक भूमि, कृषि योग्य भूमि शामिल की गई है। मध्यम वाले में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि शामिल की गई है और लघु में 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि वाली भूमि को शामिल किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया याद कर रख लेंगे, बृहद, मध्यम, लघु, 10,000, 2,000 और 2,000, 10,000, 2,000 से 10,000, फिर 2,000 से कम। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47.6% भूमि सिंचित भूमि की श्रेणी में अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक सिंचाई पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश में कृषि उत्पादन प्रादेशिक असंतुलन तक कृषि के विकास में संभावनाओं को ध्यान रखते हुए 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को विभाजित किया है और इस 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को पुनः सब जोन्स में यानी कि उप प्रदेशों में बांटा गया। वो कितने हैं? 73। और जनपदों की बात करें तो 436 जनपदों में विभाजित किया गया है। ओके। 15 कृषि जलवायु प्रदेश और उसको भी बांटा गया 73 उप प्रदेशों में और यह 436 जनपदों में विभाजित है। 436। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं भारत में? 20। ओके, तो याद रखेंगे भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। FAO की बात करें, FAO की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में। सबको रोटी मिले, यह इसका ध्येय वाक्य है। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को और 16 अक्टूबर को स्थापना होने के नाते 16 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस के रूप में। इसी कारण प्रतिवर्ष 1980 से क्या है? विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, विविध तथ्य हैं, जैसे देश का महिला सशक्तिकरण हेतु एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ है? भुवनेश्वर में है, देश का एकमात्र है। किसान सम्मान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। सीलधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है, याद रखेंगे। यूपी सरकार ने फरवरी 2021 में लैंड होल्डिंग यानी भूमि जोतों की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड की घोषणा की थी। कब की थी? फरवरी 2021 में। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। तो ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में है, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? जबलपुर में है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सामान्यतः जिसे पूसा के नाम से जानते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे पूसा के नाम से जानते हैं, सर्वप्रथम लॉर्ड गवर्नर जनरल जो था कर्जन ने अपने एक व्यवसायी मित्र हेनरी फिक्स की आर्थिक सहायता से पूसा बिहार में स्थापित किया था। हेनरी फिक्स, लॉर्ड कर्जन। 1945 में इसको दिल्ली स्थापित कर दिया गया। पूसा जगह है बिहार में, वहां पर। तो ये बातें हो गई विविध तथ्य से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई थी।
किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। तनों की बात करें, वे फसल जो तने में गिनती होती है, आलू, अदरक, अरवी, हल्दी, जिमीकंद, ये क्या है? तने हैं। ओके, तने हैं आलू, अदरक, अरवी, हल्दी और जिमीकंद। कुछ फसलों के प्रमुख रोगों की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन साथ में मिलाने के लिए। धान में होता है टुंग्रो, आभासी कंड यानी कि फॉल्स स्मट, खैरा, पत्ती का भूरा धब्बा और झोंका। ठीक है, ये धान में होने वाले रोग हैं। टुंग्रो, आभासी कंड, खैरा, पत्ती का भूरा धब्बा, झोंगा। गेहूं में गेरुई आबलिक किट या पीला किट, गेरुई आबलिक भूरा या किट, गेरुई काला किट। ठीक है, या किट को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रस्ट। ओके, बाजरे में क्या होता है? अर्गट और कंड, स्मट। बाजरे में अर्गट और कंड। चने में उकटा, मटर मसूर में उकटा, अरहर में उकटा, यानी कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें उकटा रोग होता है, बुकनी रोग होता है। ओके, मूंगफली में टिक्का, पर्ण अंगमारी और जड़ सड़न, जड़ सड़ती है उसकी, जड़ सड़न हो गया। तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है। और पर्ण अंग मारी। कपास में भी उकटा होता है, मूल गाऊ होता है, जीवाणु अंगमारी होती है। ओके, उकटा, मूल गाऊ, कपास में उकटा, मूल गांठ, ठीक है, जीवाणु अंगमारी। गन्ना में उकटा, लाल सड़न, लाल धारी और कंठ, स्मट। गेहूं में स्मट होता था और गन्ना में भी उकटा रोग यहाँ भी है, लाल सड़न। तंबाकू में कोढ़, मोजैक किसे कहते हैं, मोजैक। पर्ण कुंचन यानी कि लीफ कर्ल, आर्ध पतन, ये किसमें होते हैं? तंबाकू में होने वाले रोग हैं। कोढ़, पर्ण कुंचन, आर्धपतन। आलू में कोढ़ यानी मोजैक और झुलसा, ये रोग होते हैं आलू में, कोढ़ और झुलसा। तिल में फाइलौडी किसमें होता है? तिल में होता है। केला में पनामा रोग। सेब में स्कैब, सेब में कौन सा रोग होता है? स्कैब, याद रखेंगे। केला में पनामा रोग, तिल में फाइलौडी। ठीक है, आम में बंची टॉप, ब्लैक टिप, स्पॉन्जी रोग। ओके, आम में बंची टॉप, ब्लैक टिप, स्पॉन्जी रोग। तो ये कुछ फसलों के रोग हो गए जिसको हमको याद रखने हैं, एग्जाम्स में क्या है, मिलाने के लिए आते हैं। कुछ योजनाओं की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना 2023। क्या है पंचामृत योजना 2023 में? मुख्यमंत्री द्वारा 4 अगस्त 2023 को गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए की गई है। ठीक है, तो पंचामृत योजना गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए की गई है। कब की गई? अगस्त 2023 में। गन्ना उत्पादन के मतलब 5 प्रमुख विधाओं का समावेश किया जाएगा। जैसे गन्ना उत्पादन से रिलेटेड कौन सी विधाएं? ट्रेंच, सह, ड्रिप सिंचाई, पेड़ी प्रबंधन और ट्रैश मल्चिंग, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पंचामृत। 5 विधाएं हैं गन्ने से रिलेटेड। एक दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यह 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। मत्स्य संपदा योजना, इसका लक्ष्य वही है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है, 70 लाख टन की वृद्धि तक करना है 2024-25 तक, वर्ष 2025 तक। ओके, कृषि उड़ान योजना 2.0 लॉन्च हुआ कब? 2021 में। उद्देश्य क्या है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की थी। तो हवाई माध्यम से कृषि जो उपज है उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सके, इसलिए कृषि उड़ान 2.0 शुरू किया गया। तो पहला कब शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था अगस्त 2020 में,
ताकि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य किसानों को मिल सके। कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी अगस्त 2020 में। और कृषि 2.0 2021 में। कुसुम योजना, कुसुम योजना क्या है? ये सोलर उपकरण लगाने के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कुसुम योजना। और सोलर उपकरण लगाए जाएंगे, सिंचाई कर सकते हैं सोलर उपकरण लगा के, और जो अतिरिक्त बिजली मिलेगी उसे ग्रिड के माध्यम से बेचकर उससे क्या है, कमाई भी कर सकते हैं किसान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो डीजल से इत्यादि से चलने वाले पंप हैं उनसे छुटकारा दिलाना था देश को, और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना। किसानों को सोलर पैनल दिए जाते हैं, ठीक है, और इस बिजली से वो क्या है, सिंचाई करते हैं, जो और अतिरिक्त बिजली होगी वो बेच सकेंगे सरकार को। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2018-19 में, पीएम कुसुम योजना। लेकिन 2021 में इस योजना में कई परिवर्तन किए गए। क्या किए गए? कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को प्लांट की कुल लागत का 30% राशि प्रदान करेगी। इसके साथ ही 30% राज्य सरकार मुहैया कराती है। ओके, इसके अलावा 30% राशि कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में नाबार्ड व अन्य बैंकिंग संस्थान द्वारा फाइनेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके, तो 30% कुल लागत का 30% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी, और 30% उनको लोन के रूप में मिल सकता है नाबार्ड से या अन्य किसी बैंकिंग संस्थानों से। तो इस तरह कुल जो किसानों केवल 10% राशि का ही किसानों को भुगतान करना होगा। बाकी लोन लेंगे, फिर भरेंगे कर्जा। तो 2 हेक्टेयर भू से कम जोत वाले जो किसानों हैं उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष क्या है, प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वही बात कि हमने 6,000 रुपये होंगे, दो हज़ार की किस्त में इनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में क्या ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात कर, तो बागानी फसल उत्पादन देख लेते हैं कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आएगा। फूल में तमिलनाडु है, काजू में महाराष्ट्र है, नारियल में कर्नाटक है, बादाम में जम्मू कश्मीर है, सेब में जम्मू कश्मीर है, केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, नींबू उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, संतरा में मध्य प्रदेश है, मौसम्बी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र है, अमरूद में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, याद रखेंगे, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, और आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ओके, तो ये कुछ फसल, बागानी फसल की उत्पादन की बात कर ली हमने। पपीता की बात करें, पपीता में आंध्र प्रदेश है, अनानास में पश्चिम बंगाल, अनार में महाराष्ट्र, खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, तरबूज में भी उत्तर प्रदेश है, खरबूज तरबूज उत्तर प्रदेश, स्ट्रॉबेरी में हरियाणा, स्ट्रॉबेरी हरियाणा में ज़्यादा होता है, लीची बिहार, वालनट अखरोट यानी जम्मू कश्मीर, सुपारी में कर्नाटक पहले स्थान पर है, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, केसर में जम्मू कश्मीर है, लौंग तमिलनाडु, कीवी के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश है, धनिया का बीज मध्य प्रदेश, और चीकू कर्नाटक में, चीकू के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। तो ये हमारे फसल उत्पादन की बात हो गई, बागवानी फसलों के उत्पादन जो पहले स्थान पर हैं। ओके, कुछ और बागानी फसलें जैसे इलायची छोटी बड़ी, तो छोटी इलायची में केरल है, बड़ी इलायची में सिक्किम, जीरा गुजरात, सौंफ भी गुजरात, मेथी उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, अजवाइन में गुजरात पहले स्थान पर है। चाय और कॉफ़ी रह गया, चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर कॉफ़ी में के उत्पादन में कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल। तो ये हमारी बागवानी फसलें से रिलेटेड जितने भी उत्पादन थे प्रथम स्थान राज्यों को, उनकी बात कर ली हमने। तो इस तरह हमने जो एक मेजर सेक्शन था आरओ का, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जो सेक्शन था उसमें क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। ओके, इसको हमने डिस्कस कर लिया अपने वीडियो
4 वीडियो में, हालांकि मैंने सोचा था कि 2 ही वीडियो में होगा, लेकिन 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। तो इसको अच्छे से देख लेंगे आप लोग, काफ़ी यूजफुल होगा। इसी के साथ नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।